रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन जब दूसरे लोग अच्छे सपने देख रहे थे, जी हुन को सोने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि उसके बगल वाले कमरे में रहने वाला व्यक्ति चीन की दीवार की घेराबंदी करने के मिशन पर है। यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर ली और विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में अंशकालिक नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन उनका वेतन विश्वविद्यालय के पास किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने इस छोटे आकार के कमरे को चुना। पहले तो उसने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर रात वह या तो लोगों को लगातार बकते या ताली बजाते सुनता है। जी हुन भड़क गया और चिल्लाया, चुप हो जाओ। बगल में बजा रहे जोड़े ने जी हुन की आवाज सुनी, लेकिन उस आदमी को लगा कि वह केवल ईर्ष्या के कारण शिकायत कर रहा है। अगली सुबह जी हुन एक नया अपार्टमेंट ढूंढने के लिए बाहर चला गया। जैसे ही वह अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, अचानक उसकी टक्कर एक सुंदर लड़की से होती है जो बहुत बड़ी कैल्शियम तोपे लेकर बाहर आ रही होती है। जी हुन उसके लिए रास्ता बनाता है और जल्द ही मकान मालिक से मिलता है। वह जी हुन को कमरा दिखाती है, लेकिन यह अभी भी बहुत महंगा था, इसलिए वह पूछता है कि क्या कोई सस्ता कमरा है, लेकिन सबसे सस्ते कमरे में भी जी हुन उसे वहन करने में सक्षम नहीं था। यहां तक कि मकान मालिक को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी इतना कंगाल है। जी हुन सोचता है कि क्या उसे आगे बढ़ना छोड़ देना चाहिए। अचानक उसे अपने दोस्त का फोन आता है जो उसे ड्रिंक के लिए आमंत्रित करता है। इन वू सेओ जी हुन की बचपन से सबसे अच्छी दोस्त है जो मैट्रिक से बच निकली है। उसे देखकर जी हुन को आश्चर्य होता है कि क्या उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए थी और पहले ही काम करना शुरू कर देना चाहिए था। जी हुन ने पूछा कि क्या वू सेओ एक रूममेट की तलाश में है, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे कोई नहीं मिल सकता क्योंकि वह केवल महिलाओं को ही अपने अपार्टमेंट में आने देता है। अचानक वू सेओ ने जी हुन के पीछे एक बहुत सुंदर लड़की को देखा। अंग जियोंग भी शांत और ईमानदार है। जी हुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सुंदर गोरी लड़की कैल्शियम बाजूकास से लदी हुई थी। उसने जी हुन को मुस्कुराकर देखा तो वह तुरंत पीछे मुड़ गया, यूं जीपिगिस हमारी मां अच्छा महसूस कर रही है। वू सेओ पूछती है कि आखिर वह उसे ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहा है, तो वह जवाब देता है कि ऐसा नहीं है कि वे उससे बात करने जा रहे हैं, इसलिए यह ठीक है। गूगल के लिए बहुत सारे सेलफोन में यह बहुत प्रभावशाली है। वू सेओ मेज पटक देता है और गोरी महिला की ओर चलना शुरू कर देता है। जी हुन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि हमारी उम्र बहुत कम होने के बावजूद भी यह उपाय काम कर गया। गोरी लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह जी हुन के बगल में बैठ सकती है। वह उसके लिए आगे बढ़ता है और एक दूसरे से परिचय करते हैं। फिर मजा शुरू होता है। कुछ देर तक शराब पीने और बातचीत करने के बाद सभी लोग नशे में धुत हो गए। जी हुन को आश्चर्य होता है कि वूसियो को आइसक्रीम लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। जूही जवाब देती है कि उसे लगता है कि वे अब वापस नहीं आएंगे। हमारा लड़का तुरंत घबरा गया क्योंकि वूसियो को इस सब का भुगतान करना था। तभी वेट्रेस आती है और उन्हें बताती है कि वे दुकान बंद कर रहे हैं। जिहोन ने वूसियो को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने जल्दी ही देखा कि जूही पहले से ही भुगतान काउंटर पर थी, इसलिए वह जल्दी से उसके पास गया और कहा कि वह भुगतान कर देगा। लेकिन जब उसने सुना कि इसकी कीमत $350 है, तो उसका दिल बैठ गया और अंततः उसे भुगतान करना पड़ा। घर लौटते समय जीहुन माफी मांगता है तो जूही उसे बताती है कि कोई बात नहीं और वह अगले राउंड का खर्चा उठा सकता है। लेकिन जीहुन की शराब पीने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह उसके घर आना चाहेगा। इस दर पर तो केवल एक मूर्ख ही मना करेगा, और जीहुन लगभग वैसा ही मूर्ख था क्योंकि उसे लगता था कि चीजें उसके लिए बहुत आसानी से चल रही हैं। इस तरह की लड़की के साथ एक रात बिताना उसके जैसे मध्यम लड़के के लिए पागलपन है। वह लगभग खुद को अगले दिन जागते हुए देख सकता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ और गुलाम की तरह काम करने के लिए मजबूर, या फिर कुत्तों को खिलाया जा रहा और उसके अंगों को काले बाजार के लिए निकाला जा रहा। अंततः वह प्रवाह के साथ चला गया और यदि चीजें गलत हो जाती हैं तो वह अपनी नमी मिसाइल को दोषी ठहराता है। एक बार जब वे जूही के घर पहुंचे तो उसने जीहुन को भिगोना शुरू करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। इस बीच जीहुन अभी भी चिंतित है और अब सोच रहा है कि क्या वह एक सोने की खोदने वाली है। भाई उसके पास खोदने के लिए सोना भी नहीं है। वह अंततः शांत हो जाता है और अच्छे के लिए प्रार्थना करता है, और जब जूही को पता चला कि जीहुन की ऊष्मा खोज मिसाइल उसे किस प्रकार का नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसे रोकना असंभव था और बाकी इतिहास है। अगली सुबह जीहुन को राहत महसूस हुई कि उसके अंग अभी भी उसके पास हैं। उसके लिए अभी भी यह विश्वास करना कठिन था कि यह वही लड़की है जिसके साथ उसने सोया था। वह बाथरूम जाने के लिए उठता है कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और यह एक लड़की थी जो जूही से कह रही थी कि नाश्ते का समय हो गया है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए क्योंकि यह वही लड़की थी जिससे जीहुन की पहली मुलाकात हुई थी जब वह अपार्टमेंट की जांच कर रहा था। बिटना नाराज हो गई और उसने जूही को याद दिलाया कि अगर वह एक बार फिर किसी लड़के को घर लेकर आई तो वह उसे घर से निकाल देगी। जूही तुरंत उठती है और उसे बताती है कि यह लड़का वास्तव में उसका चचेरा भाई है।
इसके बाद वह जीहून से कहती है कि वह अपने शेयर हाउस कीपर बिटना को नमस्ते कहे। जीहून ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, लेकिन बिटना ने उन पर विश्वास नहीं किया। इसलिए जूही ने समझाया कि क्या हुआ था और कहा कि उसे संदेह करने का अधिकार है, क्योंकि जीहून को नशे में कपड़े उतारने की आदत है। बिटना उसे फिर याद दिलाती है कि वह किसी पुरुष को महिला के कमरे में सोने नहीं दे सकती, क्योंकि इस मंजिल पर अन्य महिलाएं भी रहती हैं और यह भी संभावना है कि कोई नशे में धुत आदमी कमरों में ताक-झांक करेगा। जूही ने मुस्कुराते हुए माफी मांगी और बताया कि वह इतनी नशे में थी कि सोच भी नहीं पाई और बिटना से एक और मौका मांगा। बिटना सहमत हो जाती है, लेकिन उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देती है। जूही हंसकर टाल देती है और पूछती है कि क्या जीहून उनके साथ नाश्ता कर सकता है, जिस पर वह सहमत हो जाती है। खाने की मेज पर बैठकर उसने उन्हें अपने यहां बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। वह चारों ओर देखता है और सीखता है कि केवल लड़कियों के लिए बना शेयर हाउस कैसा होता है और सोचता है कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है क्योंकि यह किफायती है। लेकिन जल्द ही उसे यह भी समझ में आ जाता है कि केवल पुरुषों के लिए बना शेयर हाउस एक सेना शिविर जैसा होगा। उसने जल्दी ही म्यांगजी को देखा, जो उसके सामने बैठी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और निश्चित रूप से उसके लिए उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना कठिन था, इसलिए वह दूर चला गया। बिटना ने म्यूंगजी को अगली बार कपड़े पहनने की याद दिलाई, लेकिन उसने बचाव में कहा कि उसे नहीं पता था कि उनके साथ कोई पुरुष भी आएगा। म्यूंगजी ने पूछा कि क्या जीहून वास्तव में जूही का चचेरा भाई है और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, क्योंकि वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते थे। जूही तुरंत आई और उसे आश्वस्त किया, जिससे उसे अंततः विश्वास हो गया और उसने अचानक कहा कि उसने सुना है कि अन्य देशों में चचेरे भाई बहन शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे कल रात ऐसा ही कर रहे थे। जीहून ने तुरंत बिटना के चेहरे पर खाना थूक दिया, जबकि म्यांगजी और भी उग्र हो गई और उसने जीहून के टखने को अपने पैरों से रगड़ते हुए पूछा कि वह उसे अपनी चचेरी बहन के रूप में रखने के बारे में क्या सोचता है। जीहून ने जल्दी से पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो म्यांगजी ने हंसते हुए कहा कि वह बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन बिटना को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जीहून अब अपने सूक्ष्म आकार के कमरे में वापस आ गया है। कुछ समय बाद जीहून अब व्याख्याता के रूप में अपनी नौकरी शुरू कर रहा है। वह कमरे में प्रवेश करता है और अपना परिचय देते हुए उपस्थिति जांचना शुरू करता है। तभी उसे एक जाना पहचाना नाम नजर आता है, किम बिटना। यह शेयर हाउस कीपर था। जीहून ने बिना किसी कारण के अपना कामुक मोड चालू कर दिया और सोचा कि उसे अपने व्याख्याता के रूप में देखकर उसे असहज महसूस होना चाहिए। उन्होंने उसकी छात्र आईडी से यह भी देखा कि वह दूसरी बार यह कोर्स कर रही है। वह सोचता है कि वह जल्द ही उसके पास आएगी और उससे थोड़ा चिड़चिड़ा होने के लिए माफी मांगेगी। जीहून अब अपनी कल्पना के साथ बहुत अच्छा महसूस करता है। जब कक्षा समाप्त हो गई तो बिटना सबसे अंत में बाहर निकली। जीहून उसके पास आकर बात करने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन वह उसके पास से निकलकर बाहर निकल गई। जीहून ने जल्दी से उसे इंतजार करने के लिए कहा और उसके हाथ पकड़ लिए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पूछा कि क्या वह उसे याद करती है। वह जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि अभी वह लेक्चरर है। तो जीहून ने कहा कि वह इस बारे में बात कर रहा था कि वे शेयर हाउस में मिले थे। बिटना ने कहा कि वह स्वयं को जूही का चचेरा भाई बताता है और उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जीहून की बोलती बंद हो गई और उसने अचानक कहा कि वह उसे सिर्फ यह बताना चाहता है कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगी तो वह उसे अच्छे अंक देगा। बिटना झुककर चली जाती है। तभी जीहून का फोन बजा और वह वूसियो था, जो पूछ रहा था कि उसका व्याख्यान कैसा रहा। वह जवाब देता है कि सब ठीक है, लेकिन वूसियो जानता था कि सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे आराम करने और बाहर आने के लिए कहता है ताकि वे प्रशिक्षक के रूप में उसके पदार्पण का जश्न मना सके। वूसियो दो अन्य सुंदरियों के पास आ खड़ी हुई, उनमें से एक जूही थी। वे सभी एक क्लब में गए और प्रशिक्षक के रूप में जीहून के पदार्पण का जश्न मनाया। एक बार जब वूसियो नाचने के लिए चली गई तो जूही ने जीहून के साथ सेल्फी ली, लेकिन उसने देखा कि वह मजा नहीं कर रहा है, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। उन्होंने बताया कि वह इसलिए थके हुए हैं क्योंकि पड़ोस में रहने वाले लोग शोर मचाते रहते थे, जिसके कारण उन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आई। जूही को उस पर तरस आया और उसने कहा कि जब वह उसके साथ सोता था तो वह एक बच्चे की तरह सोता था, तो ऐसा लगता है कि उसे हर रात उसे सोने के लिए रखना चाहिए। फिर वह उसके करीब आती है और पूछती है कि क्या उन्हें साथ रहना चाहिए। जीहून शर्मा गया और उसने अपना पेय थूक दिया। जूही हंसती है और कहा कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन उसे यह सुनकर दुख हुआ कि वह थका हुआ है, इसलिए वह धीरे धीरे अपना हाथ उसकी जांघों पर ले जाती है और पूछती है कि क्या वह उसे थोड़ा आराम करने में मदद कर सकती है। और इसी तरह वह जीहून के मुंह पर हमला करना शुरू कर देती है। यह काम मुझे करना चाहिए था, उसे नहीं। लेकिन पहली बार के विपरीत, जहां जीहून नष्ट हो गया था, इस बार वह उससे लड़ रहा था। उसने उसे दीवार की ओर धकेल दिया और अपनी किंग आर्थर तलवार से उस पर हमला कर दिया। जब वे दोनों पागल हो रहे थे, जूही ने पूछा कि क्या उन्हें साथ रहना चाहिए और इस बार वह गंभीर थी। उसे लगा कि यह मजेदार होगा।
हालांकि जीहुन जानता है कि ये सिर्फ ऐसी बातें हैं जो लोग अजीब स्थिति में कहते हैं, फिर भी वह इससे सहमत है। जब यह सब हो गया तो जीहुन ने पूछा कि क्या वह उसके साथ रहने आएगी, तो उसने कहा कि वास्तव में वह ही उसके साथ शेयर हाउस में रहने जा रहा है। बाद में उन्हें पता चला कि यह शेयर हाउस सभी लिंगों के लिए था, लेकिन उस दिन पहली मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति व्यापारिक यात्रा पर गया हुआ था, इसलिए घर में केवल महिलाएं ही थीं और अब वहां एक पुरुष के लिए भी एक कमरा खाली है। जूही ने सामने के दरवाजे पर जीहुन का स्वागत किया और देखा कि वह बहुत कठोर है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि बिटना उसका साक्षात्कार लेने जा रही थी। जीहुन बैठ गया। वह सोचने लगता है कि क्या वह यहां रहने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहा है, लेकिन जूही ने उसे कीमत के बारे में जो बताया था उसे याद करते हुए वह सोचता है कि यह सौदा इतना अच्छा है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। वह घबराकर जूही की ओर देखता है तो जूही उसे शांत करने के लिए आंख मारती है। बिटना जीहुन की जानकारी पर नजर डालती है और साक्षात्कार शुरू होता है। बिटना और निवासियों ने उससे विभिन्न अव्यवस्थित प्रश्न पूछे और यद्यपि उसे यह थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन वह समझ सकता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन जूही के पूर्व प्रशिक्षण के कारण सब कुछ ठीक रहा और वे उसके उत्तरों से खुश दिखे। सुबिन का कहना है कि कुछ समय के लिए यहां रहना ठीक है, लेकिन म्यूंगजी बोल पड़ते हैं और सोचते हैं कि उनके साथ रहना ठीक रहेगा। म्यूंगजी भी सोचती है कि वह वास्तविक है और उसे उसका व्यक्तित्व पसंद है। इसलिए सुबिन बिटना की ओर मुड़ती है और पूछती है कि वह क्या सोचती है। वह एक क्षण के लिए रुकती है और जीहुन को बताती है कि यह उसका आखिरी सवाल होगा, और वह भी तब जब वह सचमुच जूही का चचेरा भाई हो। जीहुन और जूही दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जूही ने बीच में आकर पूछा कि वह इतनी स्पष्ट बात क्यों पूछ रही है, लेकिन बिटना अभी भी हिचकिचा रही थी। वह सोचती है कि वे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जीहुन उसे आश्वस्त करता है कि वह वास्तव में उसका चचेरा भाई है। अंततः बिटना उन पर विश्वास कर लेती है और जीहुन को उनके साथ रहने की अनुमति दे देती है। इसलिए म्यांगजी खुशी खुशी सुझाव देती है कि उन्हें जश्न मनाने के लिए एक स्वागत पार्टी आयोजित करनी चाहिए। हालांकि जीहुन को बिटना से झूठ बोलने के लिए थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यार सपना जी रहा है। उस शाम बिटना ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया और सभी के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाए। जीहुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि अब वह हर दिन इस तरह का अच्छा खाना खा सकेगा। तभी अचानक म्यूंगजी कहते हैं, म्यूंगजी सुझाव देते हैं कि इस तरह के आयोजनों के लिए उनके पास शराब होनी चाहिए और एक बोतल निकाल लेते हैं। जूही पूरी तरह तैयार थी। यह स्थान सचमुच जीहुन के लिए धरती पर स्वर्ग था, लेकिन उसने जल्द ही एक उदास वातावरण महसूस किया। बिटना उसका नाम पुकारते हुए उसकी आत्मा में गहराई से झांक रही थी। वह घबराकर जवाब देता है, लेकिन वह वास्तव में उसे यह बता रही थी कि यदि वह किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं है तो वह उससे या जूही से पूछ सकती है, और सुझाव देती है कि यदि वह बाहर नहीं निकलना चाहता है तो उसे घर के नियमों की आदत डाल लेनी चाहिए। जीहुन अभी बहुत जोर से मोड़ रहा था, इसलिए म्यांगजी ने उसका गिलास भरकर उसे खुश किया, लेकिन जैसे ही वह गिलास में पानी डालने वाली थी उसके दोहरे कैल्शियम बाजूका अचानक हमारे लड़के के कंधे से टकरा गए। वह शर्मा गया और उसकी ओर देखा तो उसने उसे एक कामुक आंख मारी। अब जब गिलास भर गए हैं तो पार्टी शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद म्यूंगजी ने जीहुन से पूछा कि क्या वह सचमुच किसी से नहीं मिल रहा है। वह हंसता है और जवाब देता है कि वह ऐसा नहीं है। तो वह पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है और क्या वह उसके लिए बहुत बड़ी हो गई है। जीहुन तुरंत जवाब देता है कि वह बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं है, लेकिन बातचीत तब बंद हो जाती है जब बिटना बीच में आती है और उसे अपनी मिसाइल को निगलने से रोकती है। म्यूंगजी बिटना को बताता है कि वह गंभीर है और सोचता है कि क्या वह ईर्ष्या के कारण हस्तक्षेप कर रही है। बिटना ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि वह कभी किसी लड़के के प्यार में नहीं पड़ेगी। जीहुन ने पूछा कि उसका क्या मतलब था, तो उसने बताया कि उसे ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो अपनी हैसियत का इस्तेमाल महिलाओं को रिझाने के लिए करते हैं, भले ही वह प्रभावशाली ना हो। तभी जीहुन को याद आया कि उसने व्याख्यान कक्ष में उससे क्या कहा था, और अब म्यांगजी भी उसे गलत समझ रहे हैं। जीहुन पक चुका था, लेकिन जैसे ही वह अपना नाम साफ करने वाला था, बिटना और सुबिन माफी मांगते हैं। एक बार जब वे ऊपर गए तो म्यूंगजी ने पूछा कि उसने बिटना के साथ क्या किया, जबकि जूही ने पूछा कि क्या उसने बिटना के साथ भी छेड़छाड़ की है। वह बैठ गया और बताया कि क्या हुआ था, और वे दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि वह इसी लायक था। लेकिन म्यूंगजी ने उसे याद दिलाया कि वह ज्यादा न सोचे, क्योंकि अभी भी उसकी किस्मत खराब नहीं हुई है, इसलिए उसने उसे थोड़ी सलाह दी। कुछ समय बाद म्यांगजी माफी मांगती है। जीहुन जूही की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उन दोनों को भी साफ हो जाना चाहिए, लेकिन उसने मेज को जोर से पटक दिया और उसकी गोद में कूद गई। जीहुन को पता था कि चीजें बिगड़ने वाली हैं और उसने तुरंत उसे बताया कि यह निश्चित रूप से इसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि यही कारण था कि उसने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा था और उसकी मांग थी कि घर में एक भी जगह साफ नहीं रहनी चाहिए। वह सचमुच अजीब है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अशोक का सफेद लाइट सैबर पहले ही काम में लग चुका था। कुछ समय बाद
जूही ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी भी गवाह के आने से पहले चीजों को गति देनी चाहिए, इसलिए हमारे लड़के ने अपना अल्टीमेट खोल दिया और जितनी जल्दी हो सके खेल समाप्त कर दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि म्यूंगजी से छिपना संभव नहीं था। अगली सुबह जीहून को पिछली रात की वजह से बहुत थकान महसूस हुई, फिर उसे सामान हटाना पड़ा और उसे व्याख्यान भी देने थे। व्याख्यान के बाद उसका बॉस आया और कहा कि वे आज रात शराब पिएंगे, इसलिए यदि वह इस स्कूल में आगे तक जाना चाहता है तो उसे वहां जाना चाहिए, क्योंकि डीन के साथ अंक बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जीहून कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करने गया और जल्द ही उसने देखा कि बिटना अकेली बैठी है। वह सोचता है कि अगर वह वहां जाएगा तो क्या वह सोचेगी कि वह उस पर डोरे डाल रहा है। तभी उसे याद आता है कि म्यांगजी ने क्या कहा था, बिटना को ईमानदारी पसंद है। इसलिए उसने अपना पूरा आत्मविश्वास जुटाया और बिटना के पास चला गया। उसने नमस्ते कहा और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह उससे कहता है कि कुछ बातें हैं जो उसे जाननी चाहिए, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। जीहून उसके जवाब से दंग रह गया। जब वह उठकर जाने वाली थी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जीहून ने समझाया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसे स्ट्रोक आ गया है। अंततः वह समझाता है कि उसका इरादा उस पर प्रहार करने का नहीं था, बल्कि वह उसे दोबारा देखकर खुश था। बिटना को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके जैसी अजनबी महिला को देखकर क्यों उत्साहित है। मुझे यकीन है हम सभी जानते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन खैर हमारा लड़का उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह यादगार है और वह उसके करीब रहना चाहता था। बिटना ने पूछा क्यों, तो उसने कहा क्योंकि वह सुंदर है। बिटना जीहून के उत्तर से आश्चर्यचकित थी, इसलिए उसने उसे शांत रहने के लिए कहा क्योंकि वह ईमानदार था और वह सिर्फ उसका दोस्त चाहता है। अंततः बिटना ने उससे कहा कि अब वह समझ गई है और चली गई। उस रात बाद में जीहून डिड्डी पार्टी के सामान की तरह दिखते हुए उस स्थान पर आता है। वह अंदर आता है और उसका स्वागत एक कर्मचारी द्वारा किया जाता है जो उसे प्रोफेसर के कमरे में ले जाता है। उनके वहां पहुंचते ही प्रोफेसरों ने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिताया। उन्होंने उनका अभिवादन किया और 10 में से एक दिखने वाला प्रोफेसर उनके पास आया और बताया कि डीन उनका इंतजार कर रहे हैं। जीहून ने माफी मांगते हुए कहा कि उसे शाम को व्याख्यान देना था, इसलिए डीन ने उससे कहा कि उसे अपनी प्राथमिकताएं सही से तय कर लेनी चाहिए और अब उसे पेनल्टी ड्रिंक दी जाएगी। डीन ने महिलाओं में से एक को जीहून की ओर भेजा, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने वाला था उसकी नजर जीहून के बगल में बैठी लड़की पर पड़ी और बस इसी तरह उसने तुरंत अपने दूधिया कैल्शियम बजूका को जंगल में छोड़ दिया, जबकि डीन ने उस पर पे डाला ताकि हमारा लड़का एक घूंट ले सके। लेकिन ऐसा लगता है कि जीहून के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है। दोस्त को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हम सब उसकी स्थिति में आने के लिए क्या करेंगे। खैर वह घबराकर पूछता है कि क्या वह गिलास से पी सकता है, और इसी तरह डीन इतनी जोर से गिरता है कि गंजे प्रोफेसर को बीच में आना पड़ता है और उसकी जगह खुद ड्रिंक लेने की पेशकश करता है। लेकिन जब बाली ने ड्रिंक पीना समाप्त किया तो डीन डेट्रायट ने उसका सिर फोड़ दिया और उसे बाहर जाकर मैडम को लाने के लिए कहा। साथ ही लड़की की इतनी आलोचना की कि जीहून ने उससे ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। जीहून डीन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह काम नहीं कर रहा है। जब मैडम आईन तो डीन ने उन्हें जीहून को उसका ऐस न देने के लिए डांटा। वह जवाब देती है कि यह अजीब है क्योंकि पहले वाली लड़की उनकी सबसे अच्छी थी। वह जीहून के करीब पहुंचती है और तभी उसे पता चलता है कि वह मैडम वास्तव में म्यूंगजी है। दोनों एक दूसरे को देखकर दंग रह गए, लेकिन म्यूंगजी का आश्चर्यचकित चेहरा एक क्षण में ही एक मधुर मुस्कान में बदल गया। डीन ने पूछा कि वह इस बारे में क्या करने जा रही है, तो उसने माफी मांगते हुए कहा वह इसकी भरपाई करेगी और अपने ऊपर एक ड्रिंक डालेगी। वह तुरंत जीहून को मेज की ओर धकेलती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। जीहून ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन म्यांगजी उस स्थिति में थी जहां से वापसी संभव नहीं थी और वह उस पर पूरी बढ़त हासिल कर चुकी थी। वह जल्द ही दुनिया के सामने अपनी छिपी हुई मां गाय के दूध को उजागर कर देती है और जीहून के लिए खुद पर पेय डालना शुरू कर देती है। जब यह कार्य पूरा हो गया तो डीन ने म्यूंगजी की सराहना की तथा उन्हें हाईलाइट देने के लिए जीहून को धन्यवाद दिया। इस बीच हमारा लड़का अभी भी यह समझने में लगा हुआ था कि क्या हुआ था, इसलिए प्रोफेसर आगे बढ़ गए। म्यांगजी आती है और जीहून से पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसने बताया कि वह बस आश्चर्यचकित है, तो वह पूछती है कि क्या वह आश्चर्यचकित है क्योंकि यह उसका काम है। वह इनकार करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता वह उसे बीच में रोककर पूछती है कि क्या उसकी चीज सुंदर थी। वह उलझन में था कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने अपना निजी दही का डिब्बा जंगल की आग की तरह फैला दिया और उसे फिर से दिखाया। जीहून तुरंत दूर चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह उसके करीब आती जाती है, इसलिए अंततः वह उससे कहता है कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूंगजी हंसते हुए पूछते हैं कि क्या उन्हें ऐसी जगह पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें यहां बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। फिर वह अपना हाथ उसके कूल्हों की ओर बढ़ाती है और पूछती है कि क्या वह शर्मीला है।
फिर अचानक हमारे दोस्त की मिसाइल की ओर बढ़े और कहा कि ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। जीहुन उसे इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि ब्रो को पता चले उसकी मिसाइल पहले ही लॉक हो चुकी थी, और जब म्यांगजी ने इसे अपनी आंखों से देखा तो उसे समझ में आ गया कि जूही को यह इतना पसंद क्यों आया। जीहुन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह उसके बारे में जानती है, और जूही ने म्यांगजी को बताया कि उसने सब कुछ देख लिया है, क्योंकि वे इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। जीहुन उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि इसके पीछे वास्तव में एक कहानी है, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि यदि वह उसके साथ सहयोग करता है तो वह इस बारे में दूसरों को नहीं बताएगी। वह असमंजस में था कि वह क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने कहा कि वह चुपचाप बैठा रहे और उसे खाना बनाने दे। और इसी तरह राजा आर्थर की तलवार आधी पत्थर में धंस गई। जब म्यूंजी ने स्पेसएक्स से रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया तो उसने जीहुन को बताया कि उसकी बदौलत शेयर हाउस अधिक मजेदार होने वाला है। उस रात हमारा लड़का रेगिस्तान की तरह सूखा घर गया। वह पीछे मुड़कर देखता है और जानता है कि अगर वह पकड़ा गया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा, और वह ऐसा नहीं चाहता क्योंकि बिटना के साथ चीजें अभी बेहतर होने लगी हैं। अचानक बारिश शुरू हो गई और जब वह दौड़ रहा था तो अचानक उसकी नजर बिटना पर पड़ी। वह उलझन में था कि वह यहाँ क्या कर रही है, और अचानक उसने सोचा कि वह उसे लेने आ रही है, लेकिन जब वह दौड़कर उसके पास पहुंचा तो वह उसके पास से निकलकर सीधे उसके पीछे वाले लड़के की ओर चली गई। जीहुन को आश्चर्य होता है कि वह लड़का कौन है और वह उसे क्यों उठा रही है। इसके अलावा वे मित्र से भी अधिक लगते हैं। जीहुन उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर मचाना शुरू कर देता है। बिटना पीछे मुड़ती है और पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है। ह्युनताई ने पूछा कि वह जीहुन को कैसे जानती है तो उसने बताया कि वह यहाँ नया निवासी है। ह्युनताई को खुशी हुई कि घर में एक और आदमी भी है, और उन दोनों ने अपना अपना परिचय दिया। फिर जीहुन एक छाता मांगता है, लेकिन जब वह उसे खोलने की कोशिश करता है तो वह अटका हुआ लगता है। उसने और अधिक प्रयास किया और अंततः उसे तोड़ दिया। ह्युनताई ने जीहुन को बताया कि वह बिटना के साथ छाता साझा कर सकता है, लेकिन उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और दोनों को भ्रमित करते हुए अकेले ही घर भाग गया। घर वापस आकर जूही जीहुन से कहती है कि वह जल्दी से छाता निकाल ले और नहा ले, इससे पहले कि उसे सर्दी लग जाए। नहाते समय उसे आश्चर्य होता है कि बिटना ह्युनताई के साथ इतनी मित्रतापूर्ण क्यों थी। उसने जो सुना था उसके अनुसार ह्युनताई एक बड़ी कंपनी में काम करता है और वह अच्छा दिखता है। यार मूलतः जीहुन से उन्नत है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह दिवालिया नहीं है। फिलहाल उन्हें उम्मीद है कि ह्युनताई की मिसाइल केवल 3 सेंटीमीटर की होगी। मेरा लड़का ह्युनताई बिना किसी कारण के पक रहा है। जब जीहुन का काम खत्म हो गया तो वह जूही के पास गया और पूछा कि क्या अन्य लोग घर आ गए हैं। वह जवाब देती है कि अब वहां केवल वे दोनों ही हैं, और पूछती है कि क्या वह किसी का इंतजार कर रहा है। वह घबरा गया और बोला कि वह बस इसलिए उत्सुक था क्योंकि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात ह्युनताई और बिटना से हुई थी, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। इससे जूही को याद आता है कि ह्युनताई आज वापस आ जाएगा, लेकिन चूंकि वे अचानक गायब हो जाते हैं इसलिए वह सोचती है कि इसका कोई अच्छा कारण होगा। इस समय मेरा लड़का जीहुन यह बात छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है कि उसे बिटना में रुचि है, और वह आगे यह भी नहीं पूछ रहा है कि उसका क्या मतलब था। जूही बहुत उलझन में है कि उससे इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, इसलिए वह पूछती है कि क्या वह बिटना को पसंद करता है। जीहुन कांपने लगता है, लेकिन वह इनकार करता है और कहता है कि वह बस चिंतित है। अंततः जूही उस पर विश्वास कर लेती है। फिर वह धीरे धीरे अपने पैरों को उसके पंपेक्शन दही लांचर की ओर ले जाती है और पूछती है कि इस बार उसे उस पर अपना हथियार कहां से चलाना चाहिए, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। यह मैं क्यों नहीं हूं, मेरा मतलब है उन पैरों को देखो। लेकिन जब जूही अपना खेल आगे बढ़ाने ही वाली थी तो यह मूर्ख व्यक्ति थक जाने की बात कहकर कमरे में भाग जाता है, जिससे जूही स्तब्ध रह जाती है। कुछ समय बाद बिटना और ह्युनताई अंततः घर लौट आए। हालांकि जीहुन अभी भी जाग रहा था और उसने सुना कि उन्हें कुछ समय लगा क्योंकि वे सिर्फ बातें कर रहे थे। वह जानता था कि यह कैब था, लेकिन उसने सोचा कि उसे बस सो जाना चाहिए। लेकिन अचानक वह घबराकर जाग गया क्योंकि उसे सपना आया कि ह्युनताई ने पहले ही उसे मार दिया है। इस समय जीहुन बहुत उलझन में था। उसने ऐसा सपना क्यों देखा। प्यास लगने पर वह उठकर फ्रिज के पास गया, लेकिन जैसे ही वह दही लेने वाला था सुबिन पीछे से उसके पास आई और कहा कि यह दही उसका है। जीहुन जल्दी से उसकी ओर मुड़ा, लेकिन उसका सारा ध्यान उसकी मां के दूध पर चला गया, जिससे सुबिन शर्मिंदा हो गई। इसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। वह तुरंत माफी मांगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसे यू टर्न लेना पड़ा और अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। अगली सुबह विश्वविद्यालय में जीहुन को काफी थकान महसूस हुई क्योंकि उसे काफी देर तक नींद नहीं आई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो वह या तो पतली टैंक टॉप में सुबिन के बारे में सोचता है या बिटना की ताली बजाती ह्युनताई के बारे में। वह अपने आप पर गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि वह अचानक गूंडा क्यों बन गया है।
तभी बिटना कमरे में आती है और स्टाफ को एक ऐसी कक्षा में बैठाने के लिए कहती है जो पहले से ही भरी हुई है। महिला उसे बताती है कि यह संभव नहीं है, तो बिटना उसे बताती है कि यह अनिवार्य है और यदि वह इसे नहीं लेगी तो वह स्नातक नहीं हो सकेगी। महिला उससे उसका पहचान पत्र मांगती है और उसे पता चलता है कि वह पहले भी कक्षा में फेल हो चुकी है तथा अब उसे कक्षा में शामिल करना भी संभव नहीं है। बिटना उससे मदद की विनती करती है, लेकिन कर्मचारी फिर भी मना कर देते हैं। तभी अचानक हमारा लड़का जीहून मेज पर जोर से हाथ मारता है और स्टाफ से कहता है कि वह बहुत सख्त हो रही है। स्टाफ से थोड़ी देर बात करने के बाद जीहून को एहसास होता है कि वह कोर्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर को जानता है, इसलिए वह बिटना का हाथ पकड़ता है और उसे प्रोफेसर के पास ले जाता है। अंततः प्रोफेसर ने बिटना को कक्षा में आने की अनुमति दे दी। बिटना ने जीहून को धन्यवाद दिया और स्वीकार किया कि हो सकता है कि उसने पहले उसे गलत समझा हो। उसने कहा कि अब वह उसकी ईमानदारी को समझ गई है तथा उसे विश्वास है कि वह वास्तव में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा था। जब यह बात स्पष्ट हो गई तो उसने पूछा कि क्या वह कुछ खाना चाहेगा, लेकिन बाल्दी प्रोफेसर अचानक कहीं से आ गए और जीहून को बुलाने लगे और दावा किया कि यह जरूरी है। बिटना उसे बताती है कि वे किसी और समय जा सकते हैं और वे अलग हो जाते हैं। जीहून ने पूछा कि क्या बात है, तो प्रोफेसर ने उसे फोन थमा दिया और यह एक लड़की की तस्वीर थी जिसमें उसकी कैल्शियम की थैली थोड़ी सी दिख रही थी। जीहून को लगता था कि वह पहले से ही एक बुरा गुंडा है, लेकिन इस लड़के को देखकर उसे एहसास हुआ कि इस विश्वविद्यालय में उससे भी बड़ा गुंडा मौजूद है। अचानक जीहून ने कुछ नोटिस किया। उसने करीब से देखने के लिए फोन उठाया। लड़की के कैल्शियम पर तिल उसे बहुत परिचित लग रहा है। तभी उसने सोचा कि यह दूध देने वाली चीज सुबिन की लगती है। वह सोचने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा वैसे भी बहुत से लोगों के शरीर पर तिल होते हैं। घर वापस आकर उसने देखा कि सुबिन खाने की मेज पर बैठकर पढ़ रही थी। जीहून ने पूछा कि बाकी लोग कहां गए, तो उसने बताया कि आज सभी लोग देर से घर आएंगे। जीहून मेज पर बैठ गया और कुछ खाना खाया, लेकिन भोजन पर ध्यान केंद्रित करना अब तक का सबसे कठिन काम था, क्योंकि वह खुद को हमेशा सुबिन की बोइंग बोइंग में फंसा हुआ पाता था। अंततः सुबिन ने उसे देखा और पूछा कि वह क्या चाहता है। मैराथन दौड़ में भाग लेने के बाद पसीना बहाते हुए वह कहता है कि उसे बस यह चिंता थी कि कहीं वह उसकी पढ़ाई में बाधा न डाल दे। तो वह उससे कहती है कि यह ठीक है, क्योंकि वह इसे श्वेत शोर मानती है। जीहून को राहत मिली। फिर वह पूछता है कि क्या वह भाषा और साहित्य का अध्ययन कर रही है। वह जवाब देती है कि हाँ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। स्वयं एक शिक्षक होने के नाते वह उसकी मदद करने की पेशकश करता है। उन्होंने एक नजर डाली और सुबिन को सरल तरीके से समझाया। सुबिन को नहीं पता था कि उसे बंद कर दिया गया है और उसने कहा कि उसे विश्वास है कि वह अब प्रोफेसर है। सुबिन ने उसे अगला प्रश्न हल करने को कहा और उसे समझाया, लेकिन अचानक उसका ध्यान पुनः मत्स्य या उसके कैल्शियम के बर्तनों पर चला गया, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसे वास्तव में यह हो गया है। इस बार वह और भी करीब गया और देखने की कोशिश की। जब वह इन अतिविशाल दोहरे पहाड़ों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने ही वाला था, तो जूही अप्रत्याशित रूप से दरवाजे से टकरा गई। जीहून और सुबिन को एक साथ देखकर उसने तुरंत पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, तो सुबिन उसे बताती है कि वह सिर्फ पढ़ाई कर रही है। जूही पीछे से आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि उसे उस पर गर्व है। सुबिन उसे शांत रहने के लिए कहती है। फिर अचानक उसने अपनी बोइंग बोइंग दबाई और पूछा कि क्या ये पहाड़ और भी बड़े हो रहे हैं। सुबिन ने मेज पर जोर से पटक दिया और कहा कि वह उसकी पढ़ाई में बाधा डाल रही है, इसलिए वह अध्ययन कक्ष में जाएगी। जूही जीहून की ओर मुड़ती है और कहती है कि उसने आज जल्दी घर आने का फैसला किया है ताकि वह उसके लाइट सेबर को काम में लगा सके। जीहून ने घबराकर पूछा कि क्या यह ऐसा करने के लिए सही जगह है, तो उसने कहा कि यह ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल 2 ही हैं। और हमेशा की तरह उसने लाइट सेबर को क्रियाशील करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। घर के बाहर सुबिन को एहसास हुआ कि वह अपना फोन डाइनिंग टेबल पर भूल गई है। वह वापस आती है और जूही और जीहून से मिलती है, जो चंद्रमा पर रॉकेट भेजने के मिशन पर है। वापस उस जोड़े के पास आकर जीहून को आश्चर्य होता है कि जूही आज इतनी उत्साहित क्यों है। तो उसने कहा कि शायद वह आज अपने चरम प्रदर्शन पर है और जल्दी से उस पर छलांग लगा दी। इस बीच सुबिन कोने में खड़ी है और वह उसे अपना काम करते हुए देखने की कोशिश कर रही है। वह इस बात से उलझन में थी कि चचेरे भाई बहन ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद वे जापानी नहीं है, लेकिन जो भी हो, उसके लिए एक नजर न डालना बहुत मुश्किल है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह अपने ही प्रशांत महासागर से घिर चुकी थी। अंततः दोनों पक्षों ने उग्र होकर अपना मिशन पूरा कर लिया। जूही ने सुझाव दिया कि उन्हें अपना स्थान बदल लेना चाहिए, जैसे कि सुबिन के कमरे में चले जाना, और कहा कि यह मजेदार होगा। लेकिन अभी वह थकी हुई है, इसलिए वह बिस्तर पर जा रही है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। तभी सुबिन यह कहते हुए कोने से बाहर निकल जाती है कि वह अपना फोन भूल गई है।
जूही इतनी कांप रही थी कि उसने पूछा कि क्या उसने कुछ देखा है, लेकिन वह भ्रमित होने का नाटक कर रही थी। जैसे ही जूही सच्चाई बताने वाली थी, जीहून ने उसे टैप किया और उसे संकेत दिया कि उसे उसे नहीं बताना चाहिए। तो जूही ने बात बदली और पूछा कि क्या उसने अभी तक सब कुछ अध्ययन कर लिया है। सुबिन ने जवाब दिया कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। फिर उसने अजीब तरह से अपना फोन उठाया और घर से बाहर निकल गई। जीहून अपने शयन कक्ष में बहुत थका हुआ था, लेकिन वह अभी भी चिंतित था कि कहीं सुबिन ने कुछ देख न लिया हो। उसने अपना फोन उठाया और सोचा जो होगा सो होगा। अचानक उसे गंजे प्रोफेसर से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें उसने उसे एक गूंडे का लिंक भेजा था। जीहून ने इसे टैप किया और यह एक लाइव स्ट्रीम थी। जीहून को यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी कितना बुरा हाल है। उसने सोचा कि उसे क्लिक करके चले जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रीम इतनी सक्रिय थी कि उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। वह कुछ और क्षण देखने का निर्णय लेता है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह पूर्णकालिक गूंडा बन चुका था। मामला गंभीर होता जा रहा था, लेकिन तभी लड़की की स्ट्रीम पर लिखी किताब ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। यह वही पुस्तक थी जिसके बारे में उसने पहले सुबिन को समझाया था।